हमारे आज के प्रसारण के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज मंगलवार है। मंगलवार को हम नई पीढ़ी के जेपेलिन परियोजना की मूल बातें समझते हैं और आज का प्रसारण मैं पावेल फिलिपोव प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मेरे साथ फ्योदोर कॉन्स्टेंटिनोव भी होना चाहिए था, लेकिन फ्योदोर अभी ऑफिस जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश वह समय पर नहीं पहुंच सके। वह क्या कर रहे थे? वह उस स्थान पर थे जहां हमारी आगामी सम्मेलन होने वाली है, जो 16 नवंबर को होगी, जहां हम सोलर ग्रुप कंपनी के परिणामों के बारे में बताएंगे, जिसमें नई पीढ़ी के जेपेलिन परियोजना भी शामिल है। तो आप पंजीकरण कराएं। सच में ये सुनिश्चित नहीं है कि आप वहां पहुंच सकेंगे, क्योंकि जगहें लगभग खत्म हो चुकी हैं। कुल मिलाकर इस समय हमारे व्यक्तिगत खाते में पंजीकरण करना संभव है। और इससे पहले कि हम अपनी प्रस्तुति शुरू करें, मैं आपसे इस प्रसारण को लाइक करने और इसे साझा करने का आग्रह करता हूं। और निश्चित रूप से उन लोगों को यहां आमंत्रित करें जो अभी तक नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, जो जेपेलिन के बारे में कुछ नहीं जानते और सोलर ग्रुप कंपनी के बारे में भी कुछ नहीं जानते, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आज की जानकारी सबसे पहले उनके लिए होगी। मैं आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा। आप प्रश्न पहले से ही वकांटेक्टे या यूट्यूब पर लिख सकते हैं और मैं इसे प्रसारण के अंत में लगभग 40-50 मिनट में देखूंगा। मैं प्रश्नों तक पहुंचूंगा, लेकिन अगर आप अभी लिखते हैं तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर जल्दी दूंगा। और ध्यान दें कि केवल उस लिंक पर जिसे आप अपने दोस्त को भेजेंगे वह कल भी उस पर जा सकेगा, क्योंकि उसी लिंक पर हमारे पास रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी। इसलिए इस प्रसारण को फैलाना न भूलें। लेकिन चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। परियोजना के बारे में शुरू करने से पहले मैं सोलर ग्रुप के बारे में थोड़ा बताता हूँ। सोलर ग्रुप एक वित्तीय कंपनी है। यह एक निवेश मंच है जिस पर आज कई निवेश परियोजनाएं हैं। हम अन्य निवेश प्लेटफॉर्मों से इस बात में भिन्न हैं कि हमारे परियोजनाएं नवोन्मेषी हैं। हम ऐसे परियोजनाओं की तलाश कर रहे हैं जो न केवल लोगों को कमाई का अवसर दें, बल्कि ऐसी परियोजनाएं भी जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं और वास्तव में ऐसी नवोन्मेषी चीज़ें लाती हैं जो हमारी ज़िंदगी को सुधारती हैं। और ये बड़े परियोजनाएं हैं। हम इन्हें उद्यम पूंजी के चरण में वित्त पोषित करना शुरू करते हैं। इसलिए जो लोग इन परियोजनाओं में भाग लेते हैं, वे हमारे द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की सफलता के मामले में अत्यधिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। हम परियोजनाओं को निजी निवेशकों की मदद से वित्त पोषित करते हैं। इसी कारण हम सामूहिक निवेश के माध्यम से ऐसे चुनाव करते हैं। इसे अब क्राउड इन्वेस्टिंग कहा जाता है। और हमारी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप उस परियोजना का चयन कर सकते हैं जो आपको पसंद है और उसमें निवेश कर सकते हैं। आज तक हमारे पास पहले से ही 500,000 से अधिक पंजीकरण हैं, 70,000 से अधिक निवेशक हैं और लगभग 100,000 डॉलर का निवेश हमारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ है। इसलिए हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है और हमारे चारों ओर वास्तव में एक बड़ा समुदाय है जो उन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए तैयार है जो हम पेश करते हैं। हमारा पहला परियोजना सोवलमाश पहले से ही अंतिम चरण में है। हम सभी आपके साथ मिलकर उन सभी दस्तावेजों की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो यह बताएंगे कि कंपनी ने निर्माण पूरा कर लिया है और निर्माण से यह वास्तव में एक कार्यशील व्यवसाय में बदल गया है। यह इस वर्ष होना चाहिए। यह एक ऐसा उद्यम होगा जो स्लाव्यांका तकनीक के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स के उत्पादन और संचालन में लगेगा। यह तकनीक अन्य कंपनियों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से मोटर्स को डिज़ाइन करने की अनुमति देती है, जैसा कि पेटेंट और अनुसंधान दोनों से पुष्टि होती है। लेकिन निश्चित रूप से इस तकनीक के बड़े व्यावहारिक उपयोग का अनुभव है। आज हम आपके साथ हमारे अगले दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट के तहत हम ऐसे उड़न यंत्र बनाने की योजना बना रहे हैं जैसे कि नई पीढ़ी के जेपेलिन, जो अधिकांश लोग शायद सोचते हैं उससे अलग हैं। हम नई तकनीकों का उपयोग करेंगे, नए समाधान लागू करेंगे। साथ ही हम इस प्रकार के परिवहन के सभी लाभों का उपयोग करेंगे जो हमारे पास हैं और जो इसके पास हैं। इसके अलावा हम विभिन्न सहायक क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेटोस्फियर पर यंत्र, जिसका पहला प्रक्षेपण वैसे इस रविवार को हुआ। और ऐसे उड़न यंत्र हमें न केवल उन तकनीकों को परिष्कृत करने की अनुमति देते हैं जिन्हें हम सीधे जेपेलिन में लागू करेंगे, बल्कि एक अतिरिक्त व्यावसायिक दिशा भी प्रदान करते हैं जिससे भी कमाई की जा सकती है। तो चलिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। जेपेलिन क्या है और हम इस विषय में क्यों रुचि रखते हैं? जो लोग हमें फॉलो करते हैं वे जानते हैं कि हमने इस सवाल पर बहुत ध्यान दिया है। हमारा अगला प्रोजेक्ट क्या होगा और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का चयन किया है
और जेपेलिन पर ही ध्यान केंद्रित किया है। दरअसल जेपेलिन के विकास में रुचि और प्रवृत्ति दुनिया के सभी देशों में बढ़ रही है। अगर आप इंटरनेट खोलेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग सभी देशों में विभिन्न कंपनियां जेपेलिन के क्षेत्र में कुछ न कुछ बना रही हैं। कोई स्ट्रेटोस्फियर के लिए, कोई आतंकवाद के लिए, कोई मालवाहन के लिए, कोई बचाव कार्यों के लिए। लेकिन ये सब इस बात का संकेत है कि रुचि है और ये बहुत बड़ी है। जो कंपनियां आज बाजार में मौजूद हैं, जैसे कि जेपेलिन कंपनी, वे अच्छी कमाई कर रही हैं, जेपेलिन का संचालन कर रही हैं और अपने उदाहरण से दिखा रही हैं कि इससे बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं, और वे ऐसा कर भी रही हैं। जब हमने इस विषय से परिचित होना शुरू किया तो हमें पता चला कि हमारे देश में इस दिशा के विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हमारे पास जेपेलिन के लिए एक मजबूत आधार है और हमारे पास बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, जैसे कि वे लोग जो इस विषय में रुचि रखते हैं या वे लोग जो जेपेलिन बनाने वाली कंपनियों में काम कर चुके हैं, जिन्होंने जेपेलिन लॉन्च किए हैं, बेचे हैं और जिनके लिए यह वास्तव में एक व्यावहारिक कार्य है। इस टीम को इकट्ठा करने में काफ़ी समय लगा। अब यह टीम एकत्रित हो चुकी है और हम कंपनी नोवा के कार्यालय में हैं। हम मौजूद हैं। यही नाम है उस कंपनी का जो जेपेलिन का निर्माण करेगी। फिर भी इस प्रकार के परिवहन में वास्तव में रुचि क्या है? जेपेलिन एकमात्र ऐसा परिवहन है जो भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत वह इन नियमों के कारण उड़ता है, क्योंकि यह आर्किमिडीज की शक्ति का उपयोग करता है जेपेलिन के गुब्बारे को गैस से भरकर। मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज इसके लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता पहले की तरह, बल्कि हीलियम का उपयोग किया जाता है। इसलिए जेपेलिन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस दृष्टिकोण से ये जेपेलिन को ऊपर उठाता है और इसके साथ ही सभी यात्रियों का सामान या जो भी हमें चाहिए, और यह अत्यंत प्रभावी साबित होता है। यदि हम इसकी तुलना अन्य उड़ने वाले वाहनों से करेंगे तो हम समझेंगे कि वे समान कार्यों की एक बड़ी संख्या को केवल बहुत सस्ते में कर सकते हैं, और कुछ अनोखे कार्य हैं जिन्हें केवल जेपेलिन ही हल कर सकते हैं, और आज का उड़ने वाला परिवहन ऐसा नहीं कर सकता। तो चलिए क्रम से चलते हैं। वास्तव में जेपेलिन के कितने प्रकार होते हैं, उनके क्या उद्देश्य होते हैं? अगर हम छोटे उपकरणों की बात करें तो हाँ, जेपेलिन शायद कुछ मीटर लंबा हो सकता है। उदाहरण के लिए 10-20 मीटर, जो कि वास्तव में एक छोटा उपकरण है। इसमें 500 किलोग्राम, 1000 टन या 2000 टन का भार उठाने की क्षमता है और यह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। यह सीमित संख्या में यात्रियों को परिवहन करने के कार्यों के लिए है। हाँ, पर्यटन के लिए जो विकल्प आज कई लोग उपयोग कर रहे हैं वे विभिन्न प्रकार के हैं, जिनमें आज ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें बिना पायलट वाले भी शामिल हैं। यह निगरानी, मौसम की स्थिति पर डेटा एकत्र करने के लिए है। कुल मिलाकर आप जेपेलिन पर कोई भी उपकरण रख सकते हैं और इसका उपयोग किया जा सकता है। जेपेलिन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हवा में कहने के लिए मुफ्त में रह सकता है, बिना किसी प्रयास के। आप महीनों और महीनों तक किसी वस्तु या गतिविधि के क्षेत्र के ऊपर रह सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर यहाँ उपयोग के लिए एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है। अगर हम थोड़े बड़े उपकरणों का उपयोग करें तो हमारे लिए सबसे स्पष्ट विकल्प यही है। उदाहरण के लिए, कठिनाई से पहुंचने वाले स्थानों पर विभिन्न बचाव अभियानों में जेपेलिन का उपयोग। यह अधिक संख्या में यात्रियों को परिवहन करने के लिए है, चाहे वह पर्यटन के उद्देश्य से हो या यात्री सेवाओं के लिए, जो भी संभव है। हाँ, अगर हम लंबी उड़ानों की बात करें तो जेपेलिन विमान की तुलना में धीमी उड़ान भरता है। लेकिन अगर हम आराम से उड़ान भरना चाहते हैं या अगर हम शहरों के बीच लंबी दूरी नहीं उड़ रहे हैं तो, और छोटी विमानन के समान जेपेलिन की गति 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे पर्याप्त है, क्योंकि यह सीधे उड़ता है। अगर हम इसे ट्रेन, कार या यहाँ तक कि छोटे विमान से तुलना करें तो लगभग वही परिणाम निकलता है, केवल यह तेज़, सस्ता और अधिक आरामदायक है। बिल्कुल, यह माल परिवहन है, और यदि इसे समान मॉडलों, जैसे कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय हेलीकॉप्टरों में से एक MI-8 हेलीकॉप्टरों के साथ तुलना करें तो यहाँ माल परिवहन की लागत कई गुना कम हो जाती है। और हमारे पास ये गणनाएं हैं, हम निश्चित रूप से आपको दिखाएंगे। यदि हम अन्य विकल्पों पर नज़र डालें तो यहाँ, जैसा कि कहा जाता है,
उनका उपयोग करने के अनंत तरीके हैं। यह उपकरणों का परिवहन भी है, यह विभिन्न दवाओं का परिवहन है, कठिनाई से पहुंचने वाले क्षेत्रों में, जैसा कि अब अफ्रीका में किया जा रहा है। यह सैन्य उद्देश्यों के लिए भी है। यदि हम एक बहुत बड़े जेपेलिन की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर में ऐसे उपकरणों को डिज़ाइन करने की क्षमता है जो स्ट्रेटोस्फियर में रहेंगे और उपग्रहों का स्थान लेंगे। फिर से यह कई मामलों में कहीं अधिक प्रभावी है। इसके अलावा उन्हें रॉकेट लॉन्च करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कई प्लेटफार्मों को बदलते हुए बस रॉकेट को ऊपर उठाकर, और फिर यह जेपेलिन या ऐसी स्ट्रेटोस्फियर से प्लेटफार्मों पर लॉन्च होगा। इसी कारण से हम अब उत्तरी उपकरणों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इस दिशा में पहले कदम है। अगर हम अधिक भविष्यवादी विकल्पों की बात करें, जो शायद यात्री, मालवाहक या पर्यटन के रूप में उतने सामान्य नहीं होंगे, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से अपने ग्राहक को खोज लेंगे, ऐसे विकल्प हैं जैसे उड़ता हुआ होटल, और ऐसे विकल्प हैं जैसे उड़ती हुई क्लिनिक, उड़ते हुए कैसीनो। एक प्रस्ताव था कि उड़ता हुआ जॉग्स बनाया जाए ताकि लोग आसमान में शादी कर सकें। कुल मिलाकर ऐसे पर्यटन विकल्पों की संख्या बहुत है। यह निश्चित रूप से सबसे भविष्यवादी विकल्पों में से भी नहीं है, और सवाल यह है कि वे कितने फ्यूचरिस्टिक हैं। क्योंकि उदाहरण के लिए अमेज़न के पास जेपेलिन की एक अवधारणा है। ये एक गोदाम है जो शहर के ऊपर लटका हुआ है ना, जहाँ वे सामान होते हैं जो डिलीवरी के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर आप ऐप या कंप्यूटर के माध्यम से ऑर्डर करते हैं, मुझे टूथपेस्ट चाहिए, तो उस बड़े जेपेलिन से सामान लिया जाता है और एक छोटे जेपेलिन पर भेजा जाता है। या ड्रोन आपके अपार्टमेंट में आते हैं। यह एक उड़ता हुआ गोदाम है। यह हमेशा शहर के ऊपर लटका रहता है। इसका क्या फ़ायदा है? सबसे पहले, यह आर्थिक रूप से अधिक व्यावहारिक है। दूसरे, ये तेज़ है, ये तकनीकी है, ये मोबाइल है। कुल मिलाकर इसके कई विभिन्न लाभ हैं। इसलिए देखते हैं जब अमेज़न ऐसा विकल्प बनाएगा। मुझे यकीन है कि समय के साथ ये होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से एक काफ़ी जटिल परियोजना है। 500 टन की लोड क्षमता वाले जेपेलिन का निर्माण करने के समान। ये नहीं कहा जा सकता कि यह असंभव है, लेकिन वर्तमान में कुछ कंपनियों के लिए यह करना संभव नहीं हो रहा है, और हम मानते हैं कि उनकी गलती यह है कि वे तुरंत 500 टन का जेपेलिन बनाना चाहते हैं। खैर, जब आप इसे बनाना चाहते हैं तो यह सराहनीय है, लेकिन पहले कम से कम 1000 टन का निर्माण करें। दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। तकनीकों को परिष्कृत करने का अभ्यास करें, क्योंकि इस बार भी जब वे वायुमंडलीय यंत्र को लॉन्च कर रहे हैं, हमने बहुत सारी तकनीकों को इकट्ठा किया है जो हमें बाद में जेपेलिन के निर्माण में आवश्यक होंगी। एक, अगर अन्य देशों की बात करें तो मैंने अभी काफ़ी कुछ कहा है। कई कंपनियां इन्हें विकसित कर रही हैं, और सर्गेई ब्रिन, गूगल के सहमालिक, अपने बचाव अभियानों के लिए अपना जेपेलिन बना रहे हैं। इन्हें अब सक्रिय रूप से चीनी विकसित कर रहे हैं। अमेरिका में विभिन्न परियोजनाओं और स्टार्टअप्स की संख्या काफ़ी है। हाल ही में मैंने भी पढ़ा कि एक कंपनी स्ट्रेटोस्फियर उपकरण बनाएगी ताकि वे लंबे समय तक आसमान में रह सकें और संचार प्रदान कर सकें। इंटरनेट जेपेलिन के लिए खुद को इस तरह से प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, जेपेलिन लगभग मुफ्त में हवा में रह सकता है जितना चाहे, और निश्चित रूप से इसकी लागत उदाहरण के लिए उन उपग्रहों की तुलना में बहुत कम होती है ना? इसके अलावा उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट की आवश्यकता होती है, बहुत कुछ चाहिए। यहाँ हमारे पास एक जेपेलिन है जो बस उठता है, लटकता है और लटका रहता है। सब कुछ उस ऊंचाई पर लटका रहता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और तुम वहाँ ऊपर वह करते हो जो तुम्हें चाहिए। इसीलिए इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से यह बहुत अधिक व्यावहारिक लगता है। और अगर हम बात करें कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो हाँ, चलिए मैं इसके बारे में अधिक विस्तार से बताता हूँ। हम एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं जिसके तहत वर्तमान में 6 प्रकार के उड़न यंत्रों का डिज़ाइन किया जाएगा। और ये केवल वे उड़न यंत्र हैं जिन्हें हम प्रोजेक्ट के तहत डिज़ाइन करने की योजना बना रहे हैं, इस तरह या उस तरह, और सही में कंपनी के तहत, और उनका श्रृंखलाबद्ध उत्पादन करेंगे। लेकिन यह एक दूरी है 5-10 साल की।
इसलिए यदि हम अपने निवेश प्रोजेक्ट को निवेशकों के साथ लेते हैं तो हमें अपनी बड़ी वैश्विक शक्ति कंपनी के तहत पहला स्पष्ट लाभदायक कदम उठाना होगा, उन यंत्रों को प्राप्त करके जिन्हें हम डिज़ाइन करेंगे, विकसित करेंगे, जिन्हें हम श्रृंखलाबद्ध उत्पादन कर सकेंगे और जिनसे हम पैसे कमा सकेंगे ताकि हम तीसरे, चौथे, पांचवें प्रकार के उड़न यंत्रों का निर्माण कर सकें। पहले कदम को उठाने के लिए प्रोजेक्ट के तहत इस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक राशि 100,000 डॉलर है, जिसे हम 3 से 5 साल में जुटाने की योजना बना रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम इसे हासिल कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं और प्रोजेक्ट के तहत कौन से संपत्तियां बनाई जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण, हम इस सभी विषयों पर कैसे कमाई करने की योजना बना रहे हैं। चलो मैं बोर्ड की ओर जाता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी योजना बनाकर बताता हूँ और बिंदुवार सब कुछ समझाता हूँ। अगर बिंदुओं के अनुसार बात करें तो हम निम्नलिखित करना चाहते हैं। हम एक डिज़ाइन ब्यूरो बनाना चाहते हैं जिसके तहत नई पीढ़ी के जेपेलिन का डिज़ाइन किया जाएगा, जहां डिज़ाइनर होंगे, जहां मुख्य लोग होंगे जो इस कंपनी के इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का मस्तिष्क होगा जो इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। आगे हमें ऐसी ज़मीन की आवश्यकता है जिसके पास उचित लाइसेंस और अनुमतियां हों। इसी ज़मीन पर हम दो एलिंग स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। एलिंग वह हैंगर है जिसमें झेपेलिन को इकट्ठा किया जाता है, उसकी सेवा की जाती है और वहीं इसका श्रृंखलाबद्ध उत्पादन किया जाता है। हम अपना खुद का उत्पादन भी करना चाहते हैं और इस उत्पादन के तहत हम विभिन्न महत्वपूर्ण घटक बनाएंगे ताकि हमें सब कुछ बाहर नहीं देना पड़े। क्योंकि समझिए, एक उड़न यंत्र को इकट्ठा करने के लिए शायद हर एक पेंच, हर एक भाग को स्वयं बनाना बेकार होगा। हमारे देश में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग स्कूल है जहां ऐसी कंपनियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती हैं। कंपनियां, संस्थान जिनसे हम विभिन्न विकास या समाधान का आदेश देंगे। उदाहरण के लिए हम वर्तमान में बौमानस्काया के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और जल्द ही हम एमआईआई, मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट और अन्य कंपनियों के साथ काम करना शुरू करेंगे जो हमारी मदद करेंगी। लेकिन कुछ चीज़ें हम खुद बनाएंगे और यह हमारी बौद्धिक संपत्ति होगी ताकि कोई भी हमारी बनाई गई चीज़ों की नकल न कर सके। निश्चित रूप से हमें एक स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता होगी, एक ऐसा स्कूल जिसमें हम पायलटों, क्रू और इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेंगे जो इन नई पीढ़ी के जेपेलिन की सेवा करेंगे। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके समझने के लिए मैं एक योजना बनाऊंगा। पहला ये है कि यह एक डिज़ाइन ब्यूरो है। बड़े पैमाने पर कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार की किराए की जगह है। हम इस परियोजना के तहत कुछ बनाने की योजना नहीं बना रहे हैं, ऐसी क्षमताएं बनाने की, क्योंकि इस परियोजना के तहत यह आवश्यक नहीं है। हमारा लक्ष्य है, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं है। इसलिए डिज़ाइन ब्यूरो का निर्माण मुख्य रूप से सभी प्रमुख प्रतिभागियों, डिज़ाइनरों और इंजीनियरों को एक छत के नीचे एकत्रित करना है जो सीधे विकास में संलग्न होंगे। और फिर हमारे पास वह भूमि होगी जिसके बारे में मैंने कहा, हाँ, जिस पर दो एलिंग स्थित होंगे। भूमि और दो एलिंग, मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहीं पर जेपेलिन इकट्ठा और डिज़ाइन किए जाएंगे। और हमारे जेपेलिन कैसे होंगे? हम शुरुआत में दो उपकरण बनाने की योजना बना रहे हैं। एक उपकरण की लोड क्षमता 2 टन होगी, दूसरा 10 टन। इसका क्या मतलब है? तो यह स्पष्ट है, एक एलिंग एक उपकरण के लिए और एक एलिंग दूसरे उपकरण के लिए। ये दोनों उपकरण क्यों? क्योंकि मूल रूप से ये ऐसे संभावित रूप से सबसे अधिक मांग वाले उपकरण हैं जो वर्तमान में बाजार को आवश्यक हैं।
2 टन के जेपेलिन विभिन्न अनुसंधानों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं उपकरण, कैमरे, सेंसर और अन्य चीज़ों के परिवहन के लिए। इसके अलावा यह एक पर्यटन जेपेलिन के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है, जहां हम लगभग 5 से 15 यात्रियों को ले जा सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कंपनी जेपेलिन करती है। जेपेलिन पर जिस पर मैंने सवारी की, आप संबंधित वीडियो देख सकते हैं जो पिछले सप्ताह जारी हुआ था। और 10 टन का यह काफ़ी दिलचस्प व्यावसायिक विकल्प है, जो हेलीकॉप्टर MI-8 के समान है, जिसके बारे में मैंने आज पहले ही बात की है। ये दुनिया में सबसे लोकप्रिय हेलीकॉप्टरों में से एक है, जो निर्मित इकाइयों की संख्या के मामले में है, और यह स्पष्ट है कि यह यात्रियों और माल के परिवहन, सैन्य कार्यों और इसी तरह के अन्य कार्यों के लिए काफ़ी मांग में है। इसलिए वर्तमान में यह उपकरण बाजार में सबसे अधिक मांग में है और हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं। आगे मैं कहता हूं कि हमारे पास अपना खुद का उत्पादन होगा। हाँ, वास्तव में उत्पादन, जहां हम विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों का उत्पादन स्वयं करेंगे। यह किसी कारखाने का निर्माण नहीं होगा और इसी तरह यह मुख्य रूप से उपकरण और क्षमताएं होंगी जिन्हें हम किसी भी स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि हम महत्वपूर्ण तत्वों में किसी पर निर्भर नहीं रह सकें। आगे स्वाभाविक रूप से एक स्कूल की योजना बनाई गई है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की है। इस स्कूल के तहत पायलट, इंजीनियर और वे लोग प्रशिक्षित होंगे जो इन उड़न यंत्रों के साथ सीधे संपर्क में रहेंगे। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं भुलाया है ना? ये वे संपत्तियां हैं जिन्हें परियोजना के तहत घोषित बजट में बनाने की योजना है। यह एक पूरी तरह से वास्तविक कार्य है जिससे पहले से ही अच्छी कमाई की जा सकती है, क्योंकि ये 2 उड़न यंत्र पहले से ही काफ़ी अच्छा लाभ दे सकते हैं। योजना है कि प्रत्येक एलिंग सालाना 20-30 जेपेलिन का उत्पादन करेगा, इसकी क्षमता कहने के लिए। और इन उड़न यंत्रों में निर्धारित मार्जिन के साथ हम पहले से ही अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम इस तरह के व्यवसाय की बात करें तो यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका संचालन करने वाली कंपनी की होती है। हाँ, कंपनी जो और भी अधिक सक्षम और अधिक कुशल होगी, यानी कि न केवल हम सीधे उड़न यंत्रों को बेच सकें, बल्कि हम उन्हें स्वयं संचालित भी कर सकें, किसी भी आवश्यक उद्देश्य के लिए संचालित करना, और अपने ग्राहकों को केवल उड़न यंत्र नहीं बल्कि वास्तव में माल परिवहन की लागत बेचना, या फिर विशेष रूप से उदाहरण के लिए पर्यटन विकल्प बेचना, यह कहते हुए कि देखिए, हम आपके लिए आपकी खूबसूरत जगहों पर जैसे कि सोची या आल्ताई में आपके पर्यटकों को ऐसे पर्यटन उड़ानें पेश कर सकते हैं जैसे कि हम एक सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये माना जाता है कि यहाँ विशेष रूप से संचालन में पर्याप्त मात्रा में धन वास्तव में मौजूद है। चलिए देखते हैं कि यह वास्तव में कैसे काम करता है, क्योंकि हम हर जगह कमाई करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा हम विभिन्न सहायक दिशाओं से विकास करने की योजना बना रहे हैं जो वर्तमान में हमारे सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ हम स्ट्रेटोस्फियर लिखेंगे। यह उन स्ट्रेटोस्फियर यंत्रों के बारे में है जिन्हें हमने पिछले सप्ताह उठाया था। ये किस लिए आवश्यक है? यह एक साथ कई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। पहला लक्ष्य, सबसे पहले हम ऐसे यंत्र पर उन तकनीकों को परिष्कृत कर रहे हैं जो हमारे पास यहाँ संचार प्रणाली के आवरण और इसी तरह की अन्य चीज़ों के लिए होंगी। दूसरी ओर, खुद स्ट्रेटोस्फियर काफ़ी दिलचस्प है और ऐसे यंत्रों को इस तरह से चित्रित किया जा सकता है कि यह एक उड़ने वाले गुब्बारे की तरह दिखे। लेकिन वास्तव में यह बहुत गंभीर है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि ऐसा उड़ता हुआ गुब्बारा कम से कम 1 साल तक आसमान में रहे, है ना? और इस पर अभी काम चल रहा है। अगर हमारे पास ऐसा गुब्बारा 1 साल तक है तो यह मूल रूप से वही सब कर सकता है जो हमने जेपेलिन और विभिन्न उपकरणों के बारे में कहा, और संचार और इंटरनेट प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से कठिनाई से पहुंचने वाले स्थानों में,
और अगर हम ऐसे स्ट्रेटोस्फियर यंत्रों का एक नेटवर्क बनाते हैं तो हम पूरे क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए, इंटरनेट प्रदान कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए हमारे पास ऐसी चुनौतियां हैं। वास्तव में इस रविवार को यहाँ पहला कदम रखा गया। देखिए, सीधा प्रसारण, वहाँ सारी जानकारी भी थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह केवल पहला कदम है। यानी यह वह है जो निवेशकों के साथ मिलकर 100,000 के बजट में किया जाने वाला है। निश्चित रूप से 100,000 का पूरा खर्च उसी पर नहीं होगा जो मैंने इन 100,000 में वर्णित किया है। मार्केटिंग पर खर्च हैं और इसी तरह के चुनावों के आयोजन पर भी, जो निश्चित रूप से पैसे खर्च करते हैं। इसलिए यह पूरे प्रोजेक्ट का बजट है। इस तरह या उस तरह इसे लागू करना हमारी लक्ष्य है। हमारी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि यह कंपनी अपने आप में पहले से ही लाभदायक हो और इस चरण में निवेश के दृष्टिकोण से भी दिलचस्प हो। लेकिन यह अभी भी केवल पहला कदम है, क्योंकि पैसे कमाना शुरू करने के बाद कंपनी विकसित होती रहेगी और यह पहले से ही समझा जा चुका है कि वह किस दिशा में बढ़ेगी। अगर हम इस विशेष हिस्से की बात करें तो जेपेलिनों की बिक्री से लाभ होगा। और वैसे मैंने एक और तत्व को छोड़ दिया, निश्चित रूप से बाहरी आदेश। इस प्लेटफॉर्म की नींव के निर्माण के कारण यह माना जाता है कि कंपनी केवल अपने उड़न यंत्रों, केवल स्ट्रेटोस्फियर के लिए नहीं, केवल संचालन के लिए नहीं, बल्कि विभिन्न ग्राहकों के लिए बाहरी आदेश भी पूरा कर सकेगी। यानी उदाहरण के लिए, उस्लोवित रूप से रोसकॉस्मोस, जो कि वैसे ऐसे उड़न यंत्रों में रुचि रखता है, कंपनी नोवा से संपर्क कर सकता है। हाँ, यही नाम है उस कंपनी का जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। और वह कहेगा कि मुझे मेरी आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से ऐसा जेपेलिन चाहिए। यह इस जेपेलिन से भिन्न हो सकता है। यह या तो भार वहन क्षमता में या किसी विशेषता में भिन्न हो सकता है। शायद इसे किसी सुपर तापमान को सहन करना चाहिए, चाहे वह गर्म हो या ठंडा, या इसे किसी विशेष प्रभावों से सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए वह अपने लक्ष्यों के लिए विशेष रूप से एक विकल्प का आदेश दे सकता है और डिज़ाइन ब्यूरो उसके लिए ऐसा जेपेलिन विकसित कर सकता है और इसके लिए इसे श्रृंखलाबद्ध रूप से उत्पादन कर सकता है। इसलिए यह एक अलग कहानी है जो भी शामिल की जा रही है। लेकिन अगर हम न्यूनतम परिदृश्य पर विचार करें, अगर हम अभी तक इसे नहीं लेते हैं, न ही वायुमंडलीय यंत्र, हम केवल पहले कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, ये उड़न यंत्रों का उत्पादन और बिक्री, तो हम लाभ की उम्मीद कर रहे हैं। लगभग 350-400 मिलियन प्रति वर्ष ऐसी कंपनी कमा सकेगी। यानी मूल रूप से 100,000 डॉलर का निवेश इस तरह के लाभ के साथ एक काफ़ी लाभदायक व्यवसाय है, मुझे लगता है। समझते हैं? और सामान्य तौर पर ऐसा व्यवसाय चलाना काफ़ी बार नहीं होता है। यदि हम ऐसी कंपनी के मूल्यांकन की बात करें जो इतनी धनराशि उत्पन्न करती है, तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि कई कंपनियों की कीमतें किसी भी राशि में होती हैं और यह अक्सर लाभ या किसी अन्य चीज़ से संबंधित नहीं होती। कुछ घाटे में चलने वाली कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में अरबों में बिकती हैं, जबकि कुछ लाभकारी कंपनियों को उनकी वार्षिक आय के कुछ वर्षों में खरीदा जा सकता है, क्योंकि शेयर बाजार में कंपनी का मूल्यांकन अक्सर एक भावनात्मक कारक होता है। विश्वास नहीं विश्वास कि यह कंपनी बड़ी और महान होगी। लेकिन यदि हम सामान्य तरीके से मूल्यांकन करेंगे, जैसे सामान्य रूप से कंपनियों का मूल्यांकन किया जाता है, तो यह 3 वार्षिक लाभों के बराबर होगा। तो ऐसी कंपनी का मूल्यांकन कम से कम 1 अरब होगा। और वास्तव में इस लक्ष्य की ओर हम वर्तमान में बढ़ रहे हैं और इस कंपनी को अरबों डॉलर की बनाना चाहते हैं।
और यह उचित आय के साथ अधिक से अधिक संभव है। इस दौरान, जैसा कि मैं कहता हूँ, हम मानते हैं कि यह न्यूनतम आंकड़ा है, क्योंकि हम न तो बाहरी आदेश लेते हैं, न ही स्ट्रेटोस्फियर यंत्रों आदि को। और निश्चित रूप से ऐसे पैसे होने पर आप बस अच्छी तरह से जी सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन लक्ष्य केवल यही नहीं है। निश्चित रूप से लक्ष्य केवल इन यंत्रों को बनाना और फिर रुक जाना नहीं है। निश्चित रूप से लक्ष्य एक वास्तव में बड़ी महान कंपनी बनाना है, और मूल रूप से इसके बाद आप अपने पैसे पर विकास कर सकते हैं। और यह समझ है कि इसे कैसे करना है। योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा दो और रेलिंग बनाने की योजना है। हाँ, प्लस यानी और दो एयरशिप, और फिर चार और उपकरणों को डिजाइन, विकसित और श्रृंखला में लाने की योजना है, जिससे कुल लगभग 6 हो जाएंगे। वहां उपकरण 2 टन, 10 टन, फिर 20, 40, 200 टन के होंगे। और स्ट्रेटोस्फियर के लिए उपकरण यानी और 4 उपकरण साथ में। 10 टन के एयरशिप बनाना कोई समस्या नहीं है, 20-40 टन भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन 200 टन बनाना एक चुनौती होगी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसे चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप पर काम किया जा रहा है, जिसे बनाने की योजना है, और जिसे मूल रूप से वर्तमान में स्ट्रेटोस्फेरिक प्रॉप्स का उपयोग करके परिष्कृत किया जा रहा है। और यह कंपनी अपने पैसे पर मूल रूप से कर सकेगी। निवेश की आवश्यकता नहीं होगी। क्या हम भविष्य में कभी वित्त पोषण आकर्षित करेंगे जब यह सब समाप्त हो जाएगा? खैर, सामान्यतः व्यवसाय को तेजी से विकसित करने और केवल अपनी लाभ से नहीं बल्कि निवेश आकर्षित करने के लिए ठीक है। इसलिए हम देखेंगे कि अगर हमें प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने की आवश्यकता है तो हमें तेजी से बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्तमान में रूस में अन्य कंपनियां भी इस दिशा में काम करना शुरू कर रही हैं। सरकार द्वारा एयरशिप उद्योग के विकास के लिए एक आदेश है। इसलिए कौन जानता है अगले 5 वर्षों में वहां कितनी सरकारी कंपनियां होंगी, मान लीजिए। इसलिए संभवतः हम वहां कुछ निवेश आकर्षित करेंगे। और मैं यह नहीं कहता कि यह सामूहिक निवेश के तरीके से नहीं होगा, लेकिन ये अगले प्रोजेक्ट होंगे और ये अलग अलग कंपनियां होंगी। मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि यहाँ अतिरिक्त निवेश नहीं लाए जाएंगे, जिससे मौजूदा निवेशकों का हिस्सा कम हो जाएगा। यदि अतिरिक्त निवेश लाए जाते हैं तो ये सहायक कंपनियों का निर्माण करेंगे। उदाहरण के लिए, वहाँ एक सहायक कंपनी है जो हमारे द्वारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप पर काम कर रही है। हाँ, और वह पहले से ही निवेश आकर्षित करेगी। लेकिन यहाँ आपके पास एक सवाल आ सकता है, रुको, तो आप सहायक कंपनियां बनाएंगे और ये कंपनी पुलुचायत्सा उनसे लाभ नहीं प्राप्त करेगी। खैर, यहाँ ऐसा नहीं है। जो सहायक कंपनियां बनाई जाएंगी उनके लिए मुख्य संस्थापक कंपनी नवा ही होगी, और तदनुसार कंपनी नवा सभी बनाई गई सहायक कंपनियों से लाभ कमाएगी। और चूंकि वह लाभ कमाएगी, इसका मतलब है कि आज जो निवेशक इस सब के निर्माण में निवेश कर रहे हैं वे भी लाभ कमाएंगे। दूसरे शब्दों में, अब आपके साथ हमारे पास एक मुख्य मात्र कंपनी बनाने का कार्य है, जो सभी संपत्तियों और सभी कंपनियों की मालिक होगी, जो भविष्य में नवा कंपनी के तहत बनाई जाएंगी। और शायद यही इसमें सबसे सुखद बात है ना, कि आज कंपनी में प्रवेश करने का अवसर है जो सभी भविष्य के क्षेत्रों से कमाई करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया। यह आधार काफ़ी सरल है। वास्तव में योजना अधिक से अधिक लागू करने योग्य है। ये एक चरणबद्ध योजना है, और हम यह सब 3 से 5 साल में करने की योजना बना रहे हैं। सब कुछ सबसे पहले निश्चित रूप से उन निवेशों पर निर्भर करता है जो परियोजना में आएंगे, क्योंकि दुर्भाग्यवश वर्तमान में परियोजना में सब कुछ है। हाँ, केवल उचित वित्त पोषण की कमी है, और मुझे यकीन है कि यह होगा, और अभी भी है। हमारा नंबर एक कार्य पहला एयरशिप लॉन्च करना है, 1 साल के भीतर। 1 साल के भीतर पहला एयरशिप उड़ान भरेगा, जिसका उद्देश्य सबसे पहले कई तकनीकों को परिष्कृत करना है। दूसरे, यह पहला उपकरण होगा जिसमें स्वचालित टेक ऑफ किया जाएगा, और ड्रोन तकनीकों पर लैंडिंग को परिष्कृत करने की योजना है। और कई ऐसी चीज़ें हैं
जो हमें बाद में सभी उपकरणों पर चाहिए होंगी, जो कंपनी इस तरह या उस तरह से बनाएगी। अब आइए इस योजना के तहत निवेशक को सीधे क्या पेशकश की जा रही है, इस पर कुछ शब्द कहें। पैसे की आवश्यकता है ताकि मैंने जो सुविधाएं वर्णित की हैं उन्हें बनाया जा सके, और जो निवेशक इस परियोजना में अब शामिल हो रहे हैं उन्हें बनाए जा रहे उद्यम में एक हिस्सेदारी मिलेगी। यानी यह कंपनी नवा है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत एक डिज़ाइन ब्यूरो और अन्य सभी चीज़ें हैं, और 29% आज निवेशकों को दिया जा रहा है। यानी अगर आप आज निवेश करते हैं तो आपको इस कंपनी में सीधे एक हिस्सेदारी मिलती है। हाँ, यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितने पैसे निवेश करेंगे, और सभी निवेशकों को 29% दिया जाता है। आज के दिन ये 39% सोलर ग्रुप कंपनी के पास है, जो एक वित्तीय कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट के लिए वित्त पोषण प्रदान करती है, और आज सोलर ग्रुप हिस्से बेच रही है जिन्हें आप खरीद सकते हैं। यानी आप आज उस समूह की कंपनी के हिस्से खरीद रहे हैं जो बदले में 39% हिस्सेदारी रखती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? यह वित्त पोषण को आकर्षित करने की योजना को वैध बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह रूसी कानूनी ढांचे के भीतर रेटिंग है। हम इस तरह की योजना को सीधे कंपनी में व्यवस्थित नहीं कर सकते, लेकिन ताकि सभी निवेशक आज यहाँ शामिल हो सके, क्योंकि यह एक ओओ कंपनी है और यहाँ मेरे अनुसार अधिकतम 50 संस्थापक हो सकते हैं। यहाँ सोलर ग्रुप वह संख्या के निवेशकों को आकर्षित कर सकता है जिसकी हमें आवश्यकता है। यह संभवतः 50,000 होगी। अंत में वित्त पोषण का समापन होगा और तदनुसार निवेशक हिस्सेदारी खरीदेंगे, जो बाद में होगा। और जब वित्त पोषण पूरा हो जाएगा तो कंपनी नवा को एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जाएगा, और ये 39% अब एक सीमित देयता कंपनी की हिस्सेदारी नहीं रहेंगे, वे शेयर बन जाएंगे। ये शेयर प्राप्त करेंगे, निवेशक अपनी हिस्सेदारी को शेयरों में बदल सकेंगे। यानी जो हिस्सेदारी आप आज खरीदते हैं, आप उसे कंपनी नवा के शेयरों में बदल सकते हैं और उस व्यवसाय के पूर्ण सहमालिक बन सकते हैं जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सब कुछ काफ़ी सरल है। ऐसी कंपनी के शेयरों के साथ क्या करना है, मुझे लगता है आप समझते हैं। पहला विकल्प ये है कि ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी को आज की तुलना में बहुत सस्ते में बेचा जा सकता है, क्योंकि आज आप एक नए बनाए जा रहे व्यवसाय में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। यहाँ पहले से ही एक ऐसा व्यवसाय होगा जो न केवल अस्तित्व में है बल्कि पहले से ही पैसे कमा रहा है। निश्चित रूप से यह पूरी तरह से एक अलग कंपनी है। इस तरह के व्यवसाय का मूल्यांकन एक पूरी तरह से अलग स्तर है। यदि आप अपनी शेयरों को बेचने की योजना नहीं बना रहे हैं तो आप लाभांश प्राप्त कर सकते हैं, यानी कंपनी द्वारा कमाई गई कुल लाभ का एक हिस्सा जो 100% हो सकता है, या कह सकते हैं कि 50% उस लाभ का जो लाभांश के रूप में वितरित किया जाएगा, यह निवेशकों के बीच वितरित किया जाएगा और आप पूर्व में वर्णित उद्यम से लाभ का एक हिस्सा के रूप में निष्क्रिय आय प्राप्त कर सकेंगे। क्या आपके पास इस कंपनी में सबसे शुरुआती चरण में वित्त पोषण करने का अवसर है? हाँ। और आप में से कोई कह सकता है, तो मुझे क्यों निवेश करना चाहिए? अब मैं बेहतर तरीके से निवेश करूंगा जब आपके पास सब कुछ तैयार होगा। बात यह है कि हमारा वित्त पोषण 20 चरणों में विभाजित है और प्रत्येक चरण में हम निश्चित कार्यों को हल करते हैं और हम कह सकते हैं आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से, उदाहरण के लिए पहले चरण में होने पर हम 10वें चरण की तुलना में कहीं अधिक करीब हैं। 10वें चरण में हम पहले से ही एक प्रमुख शक्ति बन जाएंगे। संभावना है कि हमारा प्रक्षिप्त उड़ान भरेगा, लेकिन यहाँ सभी आवश्यक अनुबंध पहले से ही हस्ताक्षरित होंगे और कम से कम 2 एयरशिप का डिज़ाइन किया जाएगा और उड़ान भरेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ जोखिम पूरी तरह से अलग है, लेकिन यहाँ एक चीज़ है जैसे कि छूट। बात यह है कि यहाँ निवेश करना निवेश की शर्तों के दृष्टिकोण से अधिक लाभदायक है। हाँ, यहाँ जोखिम अधिक है, लेकिन हर एक डॉलर के निवेश पर आपको अधिक हिस्से मिलते हैं, हालांकि आप अधिक जोखिम उठाते हैं। यहाँ सब कुछ संतुलित है, हर कोई चुन सकता है कि वह कब निवेश करना चाहता है। उदाहरण के लिए, पहले प्रोजेक्ट
सोवलमाश में हम अब 19वें चरण में हैं और बहुत जल्द हम 20वें चरण में पहुंच जाएंगे। यानी वह प्रोजेक्ट हमारे लिए लगभग पूरा हो चुका है और इस प्रोजेक्ट में हम यहाँ हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अभी पहले चरण पर भी नहीं हैं, हालांकि हम शुरुआत में हैं, हम शून्य चरण पर हैं, या जैसा कि हम इसे कहते हैं, इसके वित्त पोषण का प्रारंभिक चरण, यह प्रारंभिक चरण है। ये यहाँ तक कि अभी जारी रहेगा और हम परियोजना की पूरी पैकेजिंग को पूरा करने, सभी अनुबंधों को अंतिम रूप देने, टीम को इकट्ठा करने की योजना बना रहे हैं। सामान्य तौर पर कहें तो सार्वजनिक रूप से हम इस परियोजना को आपके साथ तैयार कर रहे हैं और केवल पहले चरण से ही कहें तो पूरी तरह से काम शुरू होगा। इस बीच शून्य चरण में निवेश करना पहले चरण की तुलना में 2 गुना अधिक लाभदायक है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में शून्य चरण में हर $1 के निवेश पर आपको औसतन 1000 शेयर मिलते हैं। जब पहला चरण होगा तो हर $1 के निवेश पर आपको 500 शेयर मिलेंगे। इसी तरह से डिस्काउंट काम करता है, इसलिए अब पहले चरण की तुलना में निवेश करना 2 गुना लाभदायक है। इसलिए यदि आपको परियोजना पसंद है, यदि आप संबंधित जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आपको निवेश करना चाहिए। वर्तमान में शून्य चरण पर आपके पास यह अवसर अभी भी है। हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं, विशेष रूप से पहले परियोजना से संबंधित, जब लोग शुरुआत में जानते थे लेकिन किसी कारणवश निवेश नहीं करते थे। फिर वे 10वें चरण, 20वें या 15वें चरण पर आते थे और कहते थे कि मैंने इतना समय क्यों लिया। लेकिन ऐसा ही है, इसीलिए हर किसी के लिए अलग अलग ये जोखिम शुरुआत में बहुत लाभदायक निवेश शर्तों से संतुलित होते हैं, जो इन चरणों पर फिर से नहीं मिलेंगे। और जैसा कि कहा जाता है, जो समय पर आया वह समय पर आया। आज के दिन आप व्यक्तिगत खाते में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से निवेश पैकेज उपलब्ध हैं। उपलब्ध निवेश पैकेजों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और उपलब्ध पैकेजों के भीतर आप यह चुन सकते हैं कि आप पैकेज का भुगतान एक बार में करना चाहते हैं या हमारे पास किस्तों में भुगतान करने का विकल्प है। आपके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। आपको किस मात्रा का निवेश पैकेज चाहिए, क्योंकि हाँ, आप 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन यह बहुत लाभदायक नहीं होगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप निवेश पैकेज थोक में खरीदें, जिसे निवेश पैकेज कहा जाता है। निवेश पैकेज शायद $1000 का हो सकता है और इस निवेश पैकेज में तुरंत 1, 2, 3 शेयर नहीं होंगे, बल्कि उदाहरण के लिए तुरंत 100,000 शेयर होंगे। और इस तरह आप आवश्यक निवेश शेयरों के पैकेज को बड़ी छूट पर थोक में लेते हैं। तो सब कुछ काफ़ी सरल है। पहले से अपने व्यक्तिगत खाते में जाएं, फिर आप उस अनुभाग पर क्लिक करें और वहां सभी निवेश पैकेज की श्रृंखला में निवेश करें। हमारे पास औसतन $2000 का निवेश है, जिसे आप किस्तों में ले सकते हैं और हर महीने $100 का भुगतान कर सकते हैं, या मुझे लगता है कि आप इससे भी कम भुगतान कर सकते हैं। किस्तें आरण नहीं हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप उधार लेते हैं। ये बस आप कहते हैं, हाँ मैं इस पैकेज को लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुरंत $1000 का भुगतान नहीं करना चाहता, बल्कि 10 महीनों में भुगतान करना चाहता हूँ। आपके पास हर महीने $100 का भुगतान करने का विकल्प है। आप भुगतान करते हैं। ऐसा क्यों करना है? क्यों न पहले $1000 जमा करें? और इसका कारण यह है कि आप किस्तों में पैकेज लेंगे। यह निवेश के शर्तों पर होगा, जैसे कि शून्य चरण, है ना? और इसे तब समाप्त करें जब उदाहरण के लिए चौथा चरण हो। यदि आप चौथे चरण में $1000 जमा करते हैं और आते हैं, तो आप पहले से ही अन्य शर्तों पर निवेश पैकेज खरीद चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्ट है। एक हम आपको ऐसा प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं। वास्तव में यह एक अनोखा अवसर है। जो लोग किसी न किसी तरह से निवेश करते हैं, वे जानते हैं कि अच्छे निवेश के अवसर मिलना काफ़ी दुर्लभ है, विशेष रूप से उन शुरुआती कंपनियों में जो बहुत बड़े संभावनाएं रखती हैं। जब आप 1000 से $2000 के छोटे निवेश में वास्तव में एक व्यवसाय में शेयर प्राप्त कर सकते हैं, और यह न केवल संभावित रूप से लाभदायक है, बल्कि यह कम से कम
यह देखना दिलचस्प है कि हमारे काम कैसे चलेंगे और अधिकतम रूप से आप वास्तव में एक रूसी कंपनी को नवाचारों को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकियों को बनाने में मदद कर रहे हैं और यह कहीं और नहीं बल्कि यहाँ हमारे पास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक है और मुझे उदाहरण के लिए इस विचार से खुशी होती है कि मेरे कारण इस देश में कुछ आज कल बेहतर हो रहा है जो कल था, और आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और अपनी अन्य क्षमताओं और संबंधों से मदद कर सकते हैं। हमें अक्सर लोग लिखते हैं और कहते हैं कि मैं ओबोलोचका में काम कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ और अपने ज्ञान, लोगों, टीमों और समझौतों के साथ मदद कर रहा हूँ। आप निश्चित रूप से इस परियोजना को एक भागीदार के रूप में बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे पास एक भागीदार कार्यक्रम है जिसके तहत आप अपने दोस्तों, सहयोगियों को निवेश करने के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं और उनके लिए पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा मार्केटिंग का तरीका है और यह पहले से ही बहुत अच्छा साबित हुआ है। इसने हमें अपने पहले परियोजना को लगभग पूरी तरह से वित्त पोषित करने की अनुमति दी और मुझे यकीन है कि हम इस तरह की मार्केटिंग के माध्यम से और भी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकेंगे। मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप पहले से एक सक्रिय भागीदार हैं और आपने हमारे पहले परियोजना में भाग लिया है, तो कृपया ध्यान दें कि यदि आप अपने पुराने ढांचे से दूसरे परियोजना से पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मार्केटिंग योजना को पूरा करना होगा। यानी यदि कोई व्यक्ति 7 अगस्त से पहले व्यक्तिगत खाते में पंजीकृत था और आप उससे पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मार्केटिंग योजना को पूरा करना होगा। यदि कोई व्यक्ति 7 अगस्त के बाद पंजीकृत हुआ है, तो आप बिना किसी शर्त के दोनों परियोजनाओं के लिए पुरस्कार प्राप्त करते हैं। यानी आप आराम से कह सकते हैं लोगों को पहले परियोजना और दूसरी परियोजना दोनों की पेशकश कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 7 अगस्त से पहले पंजीकृत हुआ है और उसने उदाहरण के लिए परियोजना में निवेश किया है और आप उसे एयरशिप परियोजना भी पेश करना चाहते हैं, तो आपको व्यक्तिगत खाते में मार्केटिंग योजना की शर्तें पूरी करनी होंगी। वहाँ कुछ सरल कदम हैं जिन्हें आपको एक भागीदार के रूप में करना होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम मुख्य भाग के साथ धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का इंतज़ार कर रहा हूं। अगर आपके पास हैं तो मैं उनका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब तक मैं आपको यह भी याद दिलाता हूं कि लाइक्स देना, रिपोस्ट करना और अन्य गतिविधियों में भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रसारण का लिंक अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि इसी लिंक पर रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी और आपका दोस्त शायद कल उस बारे में देखेगा जो हम आज आपसे बात कर रहे थे। तो मैं धीरे धीरे वीके पर जाऊंगा और पहले वहां प्रश्नों को देखूंगा। चलो, आप अभी सवाल लिखते रहिए, मैं और कुछ शब्द कहूँगा। ध्यान दें कि निवेश की स्थिति यह है कि हम अभी प्रारंभिक चरण में हैं। हम केवल शुरुआत कर रहे हैं और जब तक यह चरण चल रहा है, हमारे पास अभी भी कुछ चीज़ें हैं। शायद अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं है, अभी सभी सामग्री उपलब्ध नहीं है, अभी सब कुछ तैयार नहीं है। लेकिन ठीक अब आपके पास सबसे अच्छे निवेश की स्थिति प्राप्त करने का अवसर है जो कभी भी होगी। डिस्काउंट 1000, मैंने पहले ही कहा, औसतन 1000 हिस्से आप हर डॉलर के लिए प्राप्त करते हैं। जैसे ही पहला निवेश चरण शुरू होगा, आप हर निवेशित डॉलर पर केवल 500 हिस्से प्राप्त करेंगे। इस पर ध्यान दें। परिवर्तन बहुत मजबूत, बहुत तेज़ है और हमें विश्वास है कि जो लोग हमारे साथ लंबे समय से हैं, वे फिर भी निवेश करेंगे। इसलिए हम सबसे अच्छी शर्तें दे रहे हैं ताकि हम कह सकें और ऐसे लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने शुरुआत में हमें समर्थन देने से नहीं कतराए। तो मैं भी अभी यूट्यूब खोलूँगा।
और एक छोटी सी खबर, आप जानते हैं कि हमारे समाचार वेबिनार हर गुरुवार होते हैं, लेकिन कुछ शब्द, आपने शायद देखा होगा कि हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत को 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने के भीतर ही हमारा पहला उड़न यान लॉन्च किया गया। ये स्ट्रेटोस्फियर है, यह एक झोंड है जिसे हमने लाइव प्रसारण में लॉन्च किया। ये रविवार को हुआ। इस रविवार आप हमारे सोशल मीडिया पर प्रसारण देख सकते हैं। ये 2 घंटे 50 मिनट तक चलता है। इसमें बातचीत, स्पष्टीकरण है कि वास्तव में क्या हो रहा है और खुद उड़ान भी है। मुझे इस झोंड को आसमान में छोड़ने का काम सौंपा गया था। हाँ, मेरे लिए यह बहुत बड़ी सम्मान की बात थी। मतलब, जैसा कि कहा जाता है, बेकार नहीं आया, बेकार नहीं मेरा इंतज़ार किया, क्योंकि हम दूसरी समूह में थे और खुद लॉन्च पर थोड़ा देर से पहुंचे। यह क्यों किया गया, मैंने आज भी इसके बारे में बात की। यह एक समानांतर व्यावसायिक दिशा है जिसमें कंपनी स्ट्रेटोस्फियर उड़न यानों पर काम करेगी। ऐसे यान जो वर्षों तक वायुमंडल में रह सकते हैं और एक प्रकार के उपग्रह की भूमिका निभाते हुए इंटरनेट संचार प्रदान कर सकते हैं, विभिन्न खुफिया कार्यों और वैज्ञानिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। और अब इन यानों की मांग काफ़ी बड़ी है। हम जानते हैं कि इन्हें कहाँ बेचना है और इससे कैसे कमाई करनी है। इसलिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास जो विशेषज्ञों की टीम है वह हमेशा इसी में लगी रही है। यह एक सहायक दिशा है जिनके पास पैसे हैं। लेकिन इस या उस तरह से ये वही दिशा है जो जेपेलिन से अधिक तेज है। हाँ, पहले से ही देखिए, 2 महीने बीत चुके हैं, यान पहले ही लॉन्च हो चुका है। ये हमें उन तकनीकों को परिष्कृत करने की अनुमति देगा जिन्हें हम सीधे जेपेलिन में उपयोग करेंगे। तो हमारा लॉन्च सफल रहा। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में देख रहे थे। शायद इस गुरुवार को हम इसके बारे में अधिक विस्तार से बताएंगे, लेकिन शायद हम किसी और विषय पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हमारे विशेषज्ञ प्राप्त सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं ताकि सभी सेंसर से सभी संकेतकों को निकाल सकें, ताकि हम आपको केवल यह न बताएं कि हाँ, यह उड़ गया, सब कुछ ठीक था, सब कुछ काम कर रहा था, बल्कि आपको विस्तार में आंकड़ों में बताएं कि हम क्या हासिल करने में सफल रहे। तो जल्द ही यह जानकारी भी उपलब्ध होगी। और मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि हमारा पहला उड़न यान लॉन्च किया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत कम लोगों ने उम्मीद की थी कि हम केवल 2 महीने में पहला यान लॉन्च करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं ईमानदारी से कहूँगा, मैंने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मेरे लिए यह भी एक बड़ा खुलासा था कि हम भी सक्रिय रूप से इस पर काम करेंगे और यह इतनी जल्दी होगा। इसलिए हमारे इंजीनियरों और विशेषज्ञों की टीम को धन्यवाद कि हमारा प्रोजेक्ट इतनी तेज़ी से विकसित हो रहा है। तो चलिए मैं सवालों की ओर बढ़ता हूँ। मैं वीके पर सवालों से शुरू करता हूँ। तो हम प्रक्षिप्त के आवरण के गिरने के स्थान का विश्लेषण करने का इंतज़ार कर रहे हैं। स्ट्रैटो कम्युनिकेशन की स्थिति कैसी है, लेकिन मूल रूप से मैंने अभी इसी बारे में कहा कि सब कुछ सामान्य है। हाँ, पहला झुंड लॉन्च किया गया था, सब कुछ सफलतापूर्वक हुआ। गिर गया। क्या आवरण गिरा या उपकरण जंगल में गिरा? मुझे लगता है कि इसे खोजने में कुछ घंटे लगे क्योंकि रात हो गई थी। खैर, यह सर्दी नहीं थी लेकिन ठंडा था, इसलिए यह काफ़ी मज़ेदार था। फिर भी मैंने पहले ही कहा था कि एक अधिक वस्तुनिष्ठ बातचीत के लिए हम पहले उन विशेषज्ञों से जानकारी का इंतज़ार करेंगे जो इन परिणामों की गणना कर रहे हैं, और फिर हम आपको सब कुछ बताएंगे। 2000 निवेशकों, एयरशिप, इतना कम क्यों? कौन से निवेशक सोवलमाश में एयरशिप में निवेश करेंगे और कौन नहीं करेंगे? कौन स्पेस सोलमाश होगा? सरगेई। तो पहले यह 2000 नहीं है, अब ये इससे अधिक है। हाँ, और दूसरे, आपको किसने कहा कि यह कम है? सवाल यह है कि आप किससे तुलना कर रहे हैं। यानी अगर द्विनोव इंजनों परियोजना की शुरुआत से तुलना करें तो यह बहुत अधिक है। हमारी गति अब लगभग 10 गुना तेज है जितनी कि वहां थी। बस सब कुछ इतना तेज नहीं है, इसे समझना ज़रूरी है।
हमारे पास अब प्रारंभिक चरण है, जानकारी कम है और मूल रूप से हम अपनी ऑडियंस को ज़्यादा दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अब कहा जाता है। यानी हम आक्रामक तरीके से किसी को कुछ नहीं बेच रहे हैं। जो जानते हैं वे जानते हैं, जो नहीं जानते वे अभी नहीं जानते। इस तरह या उस तरह हम निश्चित रूप से अपनी ऑडियंस को जानकारी देंगे और निवेशकों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। और आगे निवेशकों के बारे में देखिए, आपको समझना चाहिए कि इस तरह के परियोजनाओं में निवेश कैसे काम करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इस प्रक्रिया को समझें। यह सुनिश्चित करता है कि आप निवेश के सभी जोखिमों और लाभों से अवगत हैं। वे हर महीने स्थिरता से नहीं आते। आमतौर पर एक ठहराव होता है, बस कुछ समय के लिए चलता रहता है। और फिर जब विभिन्न प्रचार होते हैं, विभिन्न घटनाएं होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चरण का परिवर्तन होता है, तब लोग निवेश करने के लिए दौड़ते हैं। समझिए, मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने मुझसे कहा कि प्रोजेक्ट शानदार है, मैं निवेश करूंगा। आप पूछते हैं तो क्या आपने पहले ही निवेश किया? वह कहता है नहीं। क्यों? वह कहता है वहां हाथ नहीं पहुंचते। समझते हैं, है ना? मैं निवेश कर रहा हूं। तो व्यक्ति सोचता है, आज क्या, कल क्या, परसों क्या, मुझे अभी क्यों दौड़कर किस्तें लेनी है? इसलिए एक ऐसा तरीका है, कह सकते हैं मार्केटिंग का तरीका, जो कार्यान्वयन के चरणों के साथ मिलकर काम करता है। हमारे पास एक ऐसा डिस्काउंट है जो लोगों को और इंतज़ार न करने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जब हम चरण परिवर्तन की घोषणा करेंगे तो हमारे पास बस एक महीने में शायद 2000 और लोग जुड़ जाएंगे। यह हमेशा ऐसा ही काम करता है। इसलिए निवेशकों की संख्या काफ़ी है ताकि वर्तमान में परियोजना को वित्त पोषित किया जा सके, खासकर यह देखते हुए कि हम परियोजना को ज़्यादा प्रचारित नहीं कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस को किसी भी तरह से प्रेरित नहीं कर रहे हैं, बस धीरे धीरे लोगों को परियोजना से परिचित करा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, सभी कुछ चरणों के परिवर्तन से ही स्पष्ट होगा। उत्तरदायी उत्तरी यंत्र के लॉन्च के बारे में क्या अनुभव है? अलेक्जेंडर पूछते हैं। अनुभव? तो क्या अनुभव सकारात्मक है? ये काफ़ी दिलचस्प है। हाँ, मेरे लिए यह असामान्य था कि बहुत से लोग थे जिनसे दिलचस्प बातचीत की जा सकती थी। हमेशा बुद्धिमान लोगों के साथ बातचीत करना दिलचस्प होता है। जब आप जानते हैं कि आप हर वर्ग मीटर पर खड़े हैं, तो वे ऐसे विषयों पर बात करते हैं कि आपका खुद का दिमाग भी गर्म होने लगता है। और यह निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प है जब ये सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा होते हैं। और इसके अलावा बस एक दिलचस्प अवकाश। कह सकते हैं कि प्रकृति में समय बिताना हमेशा सुखद होता है। इसके अलावा यह जगह जहाँ यह सब हो रहा है, मुझे लगता है यह पर्यटक मार्ग के करीब है, जहाँ विभिन्न रेस्तरां, कैफ़े आदि हैं, छोटी सी चर्च और ऐसे प्रामाणिक लकड़ी के घर, बहुत ही आकर्षक। झील बड़ी है। वहाँ निश्चित रूप से आराम करने और झील पर कुछ और करने का समय नहीं था, लेकिन फिर भी यह काफ़ी दिलचस्प था। मेरे लिए भी यह एक नया अनुभव है। सुखद स्थान, सुखद लोग। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, जिसे आप स्वयं लाइव में देख सकते हैं। इसलिए मुझे वास्तव में ये काफ़ी पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा। और अगले लॉन्च पे मैं भी आने की कोशिश करूँगा। तो टीम में चायका इवान बोरिसोविच हैं। वह है जिन्होंने उड़ान के समय में रूस का रिकॉर्ड स्थापित किया और जिन्होंने जेपेलिन के पायलटों को प्रशिक्षित किया। तो विटाली, लेकिन मैं सभी को उपनाम से नहीं जानता। हमारे पास यहाँ काफ़ी लोग हैं, लेकिन नहीं जानता क्या मैंने व्यक्तिगत रूप से इवान बोरिसोविच से बात की है। शायद सवाल फेडोर को बेहतर ढंग से पूछा जाए। अब क्या भागीदारी है, ये जानना आवश्यक है। आपके द्वारा नामित व्यक्ति है। पावेल, तुम जेपेलिन पर कैसीनो के बारे में क्यों बात कर रहे हो? क्या ये एक अच्छा व्यवसाय है? इरिना, बिल्कुल, कैसीनो। कैसीनो में कुछ अच्छा नहीं है। मैंने ये कहा ताकि कहने के लिए यह समझने में मदद मिले कि सबसे असामान्य विकल्प हो सकते हैं। हाँ, यह स्पष्ट है कि खुद कैसीनो। खैर, कम से कम हम तो निश्चित रूप से इससे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन एक उदाहरण के रूप में। मूल रूप से यह एक दृश्यात्मक अनुभव है कहने के लिए, लेकिन इससे अधिक नहीं। निश्चित रूप से हम कैसीनो बनाने की योजना नहीं बना रहे हैं।
क्या सभी 29% शेयरों को निवेशकों के बीच बांट दिया जाएगा या कोई हिस्सा और बचेगा? कंपनी नोवा के 50% शेयर किसके पास होंगे? 50% निवेश के मालिक नए प्रोजेक्ट में कितनी राशि डालेंगे? इगोर, देखिए, हाँ, ये 29% शेयर पूरी तरह से निवेशकों के बीच बांट दिए जाएंगे। यानी यहाँ पर सभी निवेशकों के लिए 49% खरीदना कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक इस हिस्से का सवाल है तो यहाँ 51% बचता है। यह प्रबंधन, निर्माताओं और अन्य लोगों के पास रहेगा जो इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने और लागू करने का काम करेंगे। तो मूल रूप से सब कुछ ठीक उसी तरह है जैसे सोवेलमाश परियोजना में। अगर आप भाग ले रहे हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि इन डेवलपर्स द्वारा कितने पैसे डाले जाएंगे, है ना? मेरा मतलब है इस हिस्से के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, किसी न किसी रूप में ये लोग पैसे डाल रहे थे क्योंकि ये परियोजना कई वर्षों से तैयार की जा रही थी, है ना? बहुत कुछ किया गया था। लेकिन निश्चित रूप से ये उन 100 मिलियन के साथ तुलना नहीं की जा सकती जो निवेशक लाते हैं। इस मामले में ये, जैसे आप जानते हैं, एक पारंपरिक योजना की तरह है। यानी जब निवेशक और उद्यमी मिलते हैं तो उद्यमी को पैसे लाने की आवश्यकता नहीं होती, है ना? क्योंकि पैसे तो निवेशक के पास होते हैं। उद्यमी को व्यवसाय करना चाहिए क्योंकि उसके पास कौशल है, उसके पास टीम है, इंजीनियर हैं, उनके पास दिमाग है। हाँ, प्रोजेक्ट लागू कर सकते हैं। पूंजीवाद की दुनिया में बिना पैसे के कुछ भी करना असंभव है। इतने सारे निवेश फंड, विभिन्न वित्त पोषण आकर्षित करने के तरीके, कानूनी ढांचे की योजनाएं आदि मौजूद हैं क्योंकि ऐसे लोग हैं जो वास्तव में बड़े काम कर सकते हैं, जो तकनीक बना सकते हैं, व्यवसाय बना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन लोगों के पास पहले से ही जेब में 100,000 डॉलर होना चाहिए। ये सब बहुत सरल है। इसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ही अपनी संपत्ति अर्जित कर ली है, जिनके पास किसी कारणवश पैसे हैं, या हमारे मामले में जब बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके पास $1,000 हैं जो उन्हें निवेश करने के लिए तैयार हैं। और इन लोगों का उद्देश्य व्यवसाय करना नहीं है, समझते हैं? क्योंकि तब एक निवेशक या सभी निवेशकों से यह कहा जा सकता था, और आप व्यवसाय के लिए क्या करने जा रहे हैं? तो क्या बस पैसे देंगे और बस? और पैसे अकेले कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता, यह अनुचित है। इस पर भी विचार किया जा सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक ऐसा सौदा है, एक ऐसा, हाँ, कुछ लोग पैसे देते हैं और वास्तव में कुछ नहीं करते। फिर वे सफलता की स्थिति में जीवन भर पैसे कमाते हैं और वे जीवन भर के लिए सुरक्षित होते हैं और ये काम कर रहे हैं। मुझे माफ़ करें, कृपया सालों से पहले, फिर और आगे, और ये उनके इस सामान्य काम में थोड़ा योगदान है तो ये एक बड़ा व्यवसाय बनता है। हाँ, और यह एक शानदार संयोजन है। हाँ, शानदार संयोजन। जब दो लोग, दो कंपनियां, या कहें दो संस्थाएं मिलती हैं, है ना? एक के पास एक चीज़ है और दूसरे के पास दूसरी, और जब वे इसे मिलाते हैं तो एक अद्भुत परिणाम निकलता है। क्योंकि दुनिया में सब कुछ करना संभव नहीं है और सब कुछ जानना भी संभव नहीं है ना? हर चीज़ में विशेषज्ञ होना संभव नहीं है। फिर यहाँ हर किसी का योगदान उसी के अनुसार होता है जो उसके पास है। तो नमस्ते। रविवार को झोंड का चयन कैसे हुआ? क्या इस बारे में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी? मैंने आज पहले ही बताया। एक बार फिर कहूँगा कि सब कुछ हमारे लिए अच्छा रहा। रिकॉर्डिंग निश्चित रूप से थी। इस कॉल पर बहुत सारी कैमरे थे, वहाँ सब कुछ और अन्य उपकरण भी थे, और हम यह सब निश्चित रूप से प्रकाशित करेंगे। आप सब कुछ भी देखेंगे। क्या विज्ञापन बेचने जेपेलिन के आवरण का उपयोग एक भयानक ऐतिहासिक स्क्रीन के रूप में किया जा सकता है और शहरों की सड़कों पर बिलबोर्ड विज्ञापन बेचा जा सकता है? अलेक्जेंडर, हाँ, ऐसा संभव है। और वैसे हाल ही में मैंने ऐसा एक प्रस्ताव सुना था, मुझे लगता है
वादिम इवानोविच जुबकेविच से। वह ठीक इसी बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा एक स्क्रीन या कुछ ऐसा रखना कितना अच्छा होगा ताकि जेपेलिन पर इसे बदला जा सके, न कि केवल एक बार जो आपने लिखा है उसे मिटा नहीं सकते, बल्कि इसे लगातार बदलना संभव हो। इसलिए हाँ, यह किया जा सकता है और यह एक अच्छी विज्ञापन की कहानी है। ये एक अच्छी विज्ञापन की कहानी है जो दर्शकों को आकर्षित कर सकती है और उन्हें प्रेरित कर सकती है। तो संभव है कि पहले जेपेलिन पर हम इसे पहले ही दिखा दें और यह एक अद्वितीय अनुभव होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। बाद में शेयरधारक समाज के संगठन के दौरान मालिकों के बारे में डेटा प्रकाशित किया जाएगा। इस समूह के शेयरधारक 51% हैं। ये डेटा तुरंत प्रकाशित किए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें छिपाना संभव नहीं होगा, क्योंकि भले ही कंपनियां ओ हैं, रूस में विभिन्न संसाधनों की कोई कमी नहीं है जो कानूनी रूप से और बिना किसी समस्या के उपलब्ध हैं। आमतौर पर ये उन लोगों की जांच करने के लिए होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। आप किसी भी ओओ के बारे में सभी डेटा प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ लाभ, कर्मचारियों की संख्या और संस्थापकों की संरचना होती है, इसलिए यह जानकारी पहले से ही खुली है। अभी इसे देखना बेकार है, क्योंकि सभी सह संस्थापक अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही इसे किया जा सकेगा और निश्चित रूप से यहाँ निवेशकों से कोई रहस्य नहीं होगा। तो मैं सवालों को देख रहा हूँ। अभी तक ऐसे डिविडेंड्स का कोई लॉन्च नहीं हुआ है। हाँ 2025 से केवल लॉन्च होगा। डिविडेंड्स अगले वर्ष लाभ की गणना के बाद भुगतान किए जाएंगे। तो शायद शायद सवाल मुझसे नहीं था। तो परियोजना के तहत कितने यंत्र बनाने की योजना है? क्या इन संसाधनों से काम चल जाएगा अगर महंगाई बढ़ती है? देखिए, महंगाई से बचाव के लिए ही। और अक्सर लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं। हमारे प्रोजेक्ट की कीमत डॉलर में घोषित की गई है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, डॉलर आज भी एक वैश्विक मुद्रा बना हुआ है। इस पर ध्यान केंद्रित करना रूबल की तुलना में कहीं अधिक आसान है, विशेषकर महंगाई के कारण। इसीलिए हम विशेष रूप से डॉलर पर जोर देते हैं, जैसे कि कुछ और, थोड़ा थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। इसलिए डॉलर की महंगाई रूबल की तुलना में इतनी अधिक नहीं है। और अगर कुछ उतार चढ़ाव होते हैं तो हमारे लिए यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होनी चाहिए। और जहां तक उपकरणों की संख्या का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले कहा, 2 वाणिज्यिक उपकरण बनाने की योजना है। अगर हम मध्यवर्ती उपकरणों की बात करें तो विभिन्न परीक्षण विकल्पों के लिए उनकी संख्या कुछ दर्जन हो सकती है। और फेडर ने कहा कि किसी भी तकनीक को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न प्रदर्शनों की संख्या, उदाहरण के लिए, 5 हो सकती है। जो गुब्बारा रविवार को लॉन्च किया गया था, क्या उसे ढूंढा गया या नहीं? बेशक सब कुछ मिल गया, सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक है। एक्सप्लॉइटिंग कंपनी अलग होगी या नोवा में शामिल होगी? अरे ये क्या हो रहा है? ये सच है। शारीरिक रूप से यह शायद एक अलग कानूनी इकाई होगी, है ना, इसे सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए। लेकिन नोवा इसका मालिक होगा। यानी नोवा उस सभी चीजों का मालिक होगा जो परियोजना के तहत बनाई जाएगी। तो मैं सवाल देख रहा हूं, क्या मैंने सही समझा कि 250,000 डॉलर सालाना शुद्ध लाभ है?
हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वह शुद्ध लाभ है, बस मैंने 250 मिलियन नहीं कहा, लेकिन हाँ, कृपया उस सरकारी आदेश का लिंक दें जो आपने जेपेलिन के विकास के बारे में उल्लेख किया था। मेरे पास ये जानकारी नहीं है। अगर यह लिंक है तो इसे कहाँ ढूंढा जा सकता है, ये जानने में दिलचस्पी है। वैसे क्या आप टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं जहां आप मुझसे फेडोर कॉन्स्टेंटिनोव से भी बात कर सकते हैं। ये सभी लिंक साझा किए जा सकते हैं। आप नए पीढ़ी के जेपेलिन के टेलीग्राम चैट में जा सकते हैं और वहां अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है अन्य निवेशक साझेदार या हम में से कोई आपको इस लिंक के बारे में सभी समान लिंक देगा। मेरे पास ये नहीं है। रूस में जेपेलिन के लॉन्च का आदेश सीधे राष्ट्रपति से आता है। विक्टर, मुझे नहीं पता वहाँ कौन है। मुझे याद नहीं है कि किसने आदेश लिखा, लेकिन किसी भी मामले में हाँ, हमारी सरकार जेपेलिन के विकास में रुचि रखती है। 1 अरब डॉलर 1,000 निवेशकों के लिए बड़े पैसे हैं, जबकि 1 अरब डॉलर 50,000 निवेशकों के लिए बड़े पैसे नहीं हैं। तो देखिए, आपके लिए बड़े पैसे क्या हैं। अगर आपके लिए कुछ 1,000 डॉलर बड़े पैसे नहीं हैं तो मैं केवल आपके लिए खुश हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ मूल रूप से ये कुछ पर निर्भर करता है। तो इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि आपने कितनी राशि निवेश की है और आप कितनी राशि कमा सकते हैं और आप अपनी निवेश राशि को कितनी बढ़ा सकते हैं। ये स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से थोड़ी राशि कमाएगा, वह 3,000 डॉलर कमाएगा, लेकिन उसने 500 डॉलर लगाए। और जो व्यक्ति 100,000 डॉलर लगाएगा वह स्पष्ट रूप से लाखों डॉलर कमाएगा। और दुर्भाग्यवश बहुत सारा पैसा कमाने के लिए और भी अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। हाँ, कहीं ना कहीं इसे ढूंढना होगा। दूसरी ओर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स, हाँ, वे इस या उस तरह से, यहाँ तक कि छोटे पूंजी पर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देने की अनुमति देते हैं। और यह आपका पहले से तैयार किया गया पूंजी है जिसे आप ऐसे प्रोजेक्ट में प्राप्त कर सकते हैं जो पहले से ही कुछ मिलियन रूबल के बराबर है। उदाहरण के लिए, आप पहले से ही अधिक संवेदनशील उपकरणों में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि संपत्ति की खरीद या शेयर और इसी तरह की चीज़ें। क्योंकि जब आपके पास 10, 50, 100,000 आर होते हैं तो शेयरों में निवेश करना निश्चित रूप से संभव है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका कोई बड़ा मतलब नहीं है। तो आपको एक वर्तमान हवा का मानचित्र चाहिए। आप इसे कैसे बनाएंगे? क्या इसका निर्माण पहले से ही हो रहा है? मेरी जानकारी के अनुसार हाँ, सहयोगी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन परिणामों के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। वैसे आज हमने मिलान के साथ भी एक साक्षात्कार लिया जो प्रबंधन प्रणाली के विकास पर काम कर रहा है। हाँ, हम बताएंगे कि हमारे यंत्र के लिए कौन सी प्रबंधन प्रणाली विकसित हो रही है, कौन सी तकनीकें उपयोग की जाएंगी और कौन इन्हें बनाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह यह वीडियो इस सप्ताह में आ जाएगा, शायद आज या कल। हम वहाँ पिछले सप्ताह के अंत में जो एक टुकड़ा फिल्माया था उसे साझा करेंगे ताकि आपको मिलान से पहले से परिचित कराया जा सके। अगर मैं डॉलर में एक हिस्सेदारी खरीदता हूँ और उसके पास दोनों कंपनियों में 40% है, तो इसका मतलब है कि मैं तुरंत हमारे साथ दोनों ओर माशा का मालिक बन जाता हूँ। सही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि कानूनी रूप से आप दूसरे अनुबंध पर बातचीत कर रहे हैं। तदनुसार समूहों के बीच संबंध अलग हैं, आपके प्रोजेक्ट अलग हैं। आप या तो एक पर हस्ताक्षर करते हैं या दूसरे पर। निश्चित रूप से दोनों अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन इस या उस तरह आप उन हिस्सों को खरीदते हैं जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी किए गए थे। यहाँ इसलिए स्वाभाविक रूप से यदि आप सोलर ग्रुप के शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत दोनों परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं।
$1000 के जेपेलिन में निवेश करना आपको पूरी जिंदगी के लिए सुरक्षित नहीं करेगा। सोवल मैश के मामले में भी यही बात है। खैर, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बताएं, कहाँ निवेश किया जाए ताकि आप पूरी जिंदगी के लिए सुरक्षित रह सकें। ये दिलचस्प है, ऐसे कौन से वित्त पोषण के तरीके हैं? आप क्या जानते हैं कि यहाँ भी आपको यह कम लगता है और आप मानते हैं कि यह आपको पूरी जिंदगी के लिए सुरक्षित नहीं करेगा? खैर, मैं आपको इतना कहूँगा। हाँ, अगर किसी भी निवेश उपकरण में $10 का निवेश किया जाए तो यह जीवन भर के लिए खुद को सुरक्षित नहीं कर सकता। यह सच है। तो वैसे लिंक के बारे में, इस अनुबंध पर जेपेलिन के बारे में सरकार का आदेश है, जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। अलेक्जेंडर ने कहने के लिए उस पाठ का एक अंश प्रदान किया जो वहां वकांटेक्टे है। इस अंश में जेपेलिन के उपयोग और इसके प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जो कि इस अनुबंध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं अब सवाल नहीं देखता, नहीं पता। मैं और सवाल देख सकता हूं। चलो जल्दी से देखता हूं। हम भी अब उस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं ताकि उसे भूल ना जाएं, ऐसा या वैसा, निश्चित रूप से। फिर भी दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि YouTube पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए अगर आप हमारे पीछे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर पेन, वास्तव में वकंटाक्ते पर सब्सक्राइब करें वहाँ, ताकि वह कुछ भी ना चूकें। समाचार। खैर, हमारी ट्रांसमिशन लगता है वास्तव में थोड़ा नहीं चल रही थी। तो जैसा है, मैंने लिखा कि अभी प्रसारण शुरू नहीं हुआ है। तो आज का मतलब है कि आप बिना आए सभी थे, लेकिन हम मुख्य सवालों के जवाब दे चुके हैं। मैंने वकंटाक्ते और YouTube पर सब कुछ देखा। कृपया लाइक करना और रीपोस्ट करना न भूलें। और याद रखें, यह परियोजना के सक्रिय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम आपसे गुरुवार को हमारे अगले वेबिनार में मिलेंगे, जहां हम नए पीढ़ी के जेपेलिन प्रोजेक्ट और कंपनी नोवा की खबरों पर चर्चा करेंगे। सभी का बहुत धन्यवाद और आने वाले अगली प्रसारण में मिलते हैं।